हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के बचे हुए जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद आपका जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझने की कोशिश करें, ताकि इस साल के आपके प्रश्न पत्र में जब इनसे मिलते जुलते हुए प्रश्न आए तो आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो हमारा 41 क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, एक टंकी को नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है और निकास पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि नल और पाइप दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए ये हमारे पास एक टैंकी है। तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या कहा कि एक नल लगा हुआ है, उस नल के द्वारा ये टैंकी 4 घंटे में तो भरी जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर एक जो पाइप लगा हुआ है उसके थ्रू ये खाली हो रही है, यानी कि इस पाइप से इसका पानी निकल रहा है। तो आपको ये बताना है कि जब नल को और इस पाइप को दोनों को एक साथ खोल देते हैं हम, कि ऊपर से पानी आता रहेगा और नीचे से पानी निकलेगा, तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नल को 4 घंटे का टाइम लगता है टैंकी को भरने में। तो यानी कि 1 घंटे के अंदर वो टैंकी का कितना भाग भरेगा, 1/4 भाग। जो पाइप है उसको 6 घंटे लगते हैं इस टैंकी को खाली करने में, तो पाइप 1 घंटे के अंदर कितना भाग खाली करेगी, 1/6 भाग, ठीक है। अब अगर हमने इन दोनों को एक साथ खोल दिया तो जो टैंकी के अंदर पानी भरेगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उससे निकलेगा, कि जितना पानी आ रहा है और जितना निकल रहा है उसके डिफरेंस से पता लगेगा हमें। तो जितना पानी आ रहा था वो कितना था, 1/4। निकल रहा है वो पानी कितना, 1/6। तो इन दोनों का डिफरेंस कर दिया हमने, 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम लिया आपने 12 और ऊपर आ गया 3 - 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/12, ठीक है। यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो टंकी का 1/12 भाग है वो 1 घंटे के अंदर भरा जाएगा। तो यहाँ से हमें टंकी को भरने के अंदर पूरा समय कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। यानी कि 12 घंटे के अंदर जो हमारी टंकी है वो पूरी तरीके से भर जाएगी जब हम दोनों नलों को या पाइप को एक साथ खोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी का वेतन 5% बढ़ जाता है तो उसका कुल वेतन इतने रुपए हो जाता है। तो हमें ए का वेतन जो है वो बताना है कि कितना है। अब मान लीजिए हमने बी का वेतन मान लिया कि x रुपए था उसका पहले, फिर उसमें 5% का इंक्रीमेंट लग गया, 5% की वृद्धि हो गई। तो यानी कि x का 5%, तो x गुना में 5/100, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, ये आप इसको ले सकते हैं 100 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ क्या बन जाएगा, इसको हम कट नहीं करेंगे, एज इट इज अगर आप रखेंगे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, तो ये कितना हो गया, 0.05x हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो इंक्रीमेंट हुआ है, ये इंक्रीमेंट हुआ किसके अंदर है, जो x था उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से x के अंदर इतना इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ से जो उसकी वृद्धि के बाद जो वेतन है वो कितना बन गया, 1.05x। और अब ये बराबर किसके है, 1,47,700 के बराबर है उसका। यानी कि उसका पहले x रुपए था वेतन, फिर 5% का इंक्रीमेंट लगा, यानी कि 0.05% का इंक्रीमेंट लग गया। और उसके अंदर हमने क्या किया, जब जो उसका पहले x था तो x के अंदर इंक्रीमेंट वाला वेतन जोड़ दिया, x प्लस 0.05x। तो ये क्या बन गया, x कॉमन आ गया, अंदर 1 प्लस 0.05, तो ये कितना हो गया, 1.05x। ये वेतन उसका हुआ है जब उसका इंक्रीमेंट लग गया उसके बाद। और ये किसके बराबर हो जाता है इंक्रीमेंट लगने के बाद उसका, 1,47,700 के बराबर। तो यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे हम, और x की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी इतने रुपए से। यानी कि ये वेतन उसका पुराना वेतन है जो उसका शुरुआत में बिना इंक्रीमेंट के उसका वेतन था। अब फिर इन्होंने क्या कहा कि ए और बी के
वेतन का अनुपात कितना है? 6:7। यानी कि बी का जो वेतन है वो 6वां हिस्सा है, ए का वेतन है वो है 7वां हिस्सा। इन्होंने अब हमें क्या कहा, हमें निकालना क्या है? ए का वेतन हमें निकालना है। तो ए के वेतन के लिए अब हम इस रेशो को लेंगे। ए का हिस्सा इसमें 6 है, तो 6/7 गुना में बी के वेतन का ही हिस्सा लेना है। तो जो बी का पुराना वेतन आया था वो हमने यहाँ रख दिया गुना में। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए का वेतन कितना आ गया? 1,20,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक डीलर 50,000 रुपए में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 जो है डैमेज निकलती हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त वस्तु को साधारण वस्तु के 3/4 कीमत पर बेचने का निर्णय लेता है। तो कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन पर 35% का लाभ कमा सके? अब देखिए, एक डीलर ने 50,000 रुपए के अंदर 50 कुर्सियां खरीदी। तो यहाँ से मेन वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके हमने एक कुर्सी की कीमत कितनी निकाल ली? 1,000 रुपए। यानी कि 50 कुर्सियों की कीमत थी 50,000। ठीक है, तो यहाँ से एक कुर्सी की कीमत कितनी आ जाएगी? 50,000 बटा में 50 करके 1,000 रुपए। ठीक है, तो आपके पास एक कुर्सी की कीमत कितनी आ गई? 1,000 रुपए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अब इन सभी कुर्सियों को वो 35% लाभ पर बेचना चाहता है। यानी कि 35% लाभ का मतलब क्या हुआ? 35% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना होगा। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 35/100 प्लस में कॉस्ट प्राइस कितना है? 50,000। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज इक्वेशन बन जाएगी कि 50,000 गुना में 1.35। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, सॉरी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया? 67,500 रुपए। यानी कि 35% के लाभ के लिए वो इन 50 कुर्सियों को कुल इतने रुपए पर बेचेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो कुल सेलिंग प्राइस हमारा आएगा, ये उन दोनों कुर्सियों का सेलिंग प्राइस होगा। जो 30 कुर्सियां ठीक है हमारी और जो 20 कुर्सियां डैमेज हैं। तो हमने जो कुर्सी सही सलामत है, अनडैमेज्ड है, उसकी कीमत हमने मान ली X रुपीस। तो जो डैमेज कुर्सी है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 3/4 X। ठीक है, तो अब जो ये सेलिंग प्राइस है हमारा जो 67,500 निकला है, वो इन दोनों के कीमत के जोड़ के बराबर होगा। तो 30 कुर्सियां ठीक थी और उसका प्राइस कितना, एक कुर्सी का X रुपए, तो उनका टोटल प्राइस कितना हो गया? 30X। 20 कुर्सियां डैमेज थी और डैमेज वाली एक कुर्सी का प्राइस कितना था? 3/4X। तो 20 गुना में 3/4X। इन दोनों कुर्सियों का, यानी कि सही कुर्सियों का और जो डैमेज कुर्सियां हैं उनका कुल जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है हमारा? 67,500 के बराबर। जब आप यहाँ से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,500 रुपए। और x क्या थी हमारी? एक जो बिल्कुल अनडैमेज कुर्सी है उसकी कीमत, सही कुर्सी की कीमत 1,500 रुपए। ठीक है, तो यानी कि अब जो हमारी सही कुर्सी की कीमत कितनी आ गई? 1,500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेम की वर्तमान आयु उसकी 26 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी से 6 वर्ष अधिक है। साथ ही राधे की वर्तमान आयु का प्रेम की वर्तमान आयु से अनुपात 4:3 है। तो 12 वर्ष के बाद राधे की आयु क्या होगी? हमने मान लिया प्रेम की वर्तमान आयु क्या है? P। अब इन्होंने क्या कहा कि 26 वर्ष पहले जो उसकी वर्तमान आयु है यानी कि P, वो किसके बराबर है? 26 वर्ष पहले, यानी कि P माइनस 26 कर दिया, उसकी 3 गुना, इसका हमने 3 गुना कर दिया। ठीक है, प्लस 6 वर्ष अधिक यानी कि प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से P जो प्रेजेंट वर्तमान आयु है प्रेम की, वो किसके बराबर हुई? 3 ब्रैकेट में P माइनस 26, यानी कि 26 साल पहले प्रेम की आयु, वो 6 वर्ष अधिक थी, तो प्लस 6। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास P की वैल्यू कितनी आ गई? 36 ईयर्स, 36 ईयर्स, यानी कि
प्रेम की जो वर्तमान आयु हमने पी ली थी वो कितनी है, अब उसकी 36 ईयर्स है। फिर उन्होंने क्या कहा, राधे की आयु प्रेम की आयु के 4:3 में है। ठीक है, यानी कि राधा और प्रेम की आयु का रेशो क्या है, 4:3। हमें क्या निकालनी है, राधा की आयु। तो राधा की आयु के लिए क्या होगा, राधा की आयु का रेशो ऊपर रखेंगे 4/3 गुना में जो प्रेम की आयु आई है 36। तो यहाँ से इसको सॉल्व करा तो राधा की आयु कितनी आ गई, 48 साल। लेकिन हमें बताना क्या है कि 12 वर्ष के बाद राधा की आयु क्या होगी। तो 48 + 12 को सॉल्व करेंगे हम तो इतना आ जाएगा 60 ईयर्स, यानी कि 12 साल के बाद अब जो राधा की आयु है वो कितनी होगी, 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु द्वारा निरंतर बल लगाने पर किया गया कार्य स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का गुणनफल होता है। यदि स्थिर बल 3 इकाई है, y किया गया कार्य है और x तय की गई दूरी है, तो हमें इसका एक रैखिक समीकरण बनाना है। अब सबसे पहले देखिए, इसके अंदर 3 चीजें दी गई है, बल यानी कि फोर्स, वर्क कार्य और डिस्टेंस दूरी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वर्क इन्होंने हमारा कितना कहा है, y किया गया कार्य है तो वर्क की जगह y आ जाएगा। बल जो है वो 3 इकाई है तो फोर्स की जगह 3 आ गया, और जो तय की गई दूरी है वो है x। तो यानी कि ये y इज इक्वल टू 3x, ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ ए टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट both are increased by 10%, then the angle of elevation of its top। यानी कि एक टावर दिया गया है, उसकी ऊंचाई और अवलोकन बिंदु से दूरी दोनों में अगर 10% की वृद्धि कर देते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा, वो घटेगा बढ़ेगा या कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, आपने जो है ये जो BC जो है हमने एक टावर ले लिया, ठीक है, और A एक बिंदु ले लिया जो इससे पोल से एक निश्चित दूरी पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी ABC। इसके अंदर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पॉइंट A से लेकर C तक बनेगा, तो इसको हमने θ1 नाम दे दिया। अब ट्रायंगल ABC के अंदर देखिए, अगर हम टेंजेंट θ1 निकालते हैं तो टेंजेंट θ1 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि टावर की ऊंचाई जो है वो h है हमारे पास हाइट, और जो टावर का अवलोकन बिंदु से डिस्टेंस है वो x है। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या निकल गया, h/x। तो यहाँ से θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स h/x। ठीक है, ये तो हो गया अगर सेम h की हाइट है टावर की और x पॉइंट की दूरी है। अब इसने क्या कहा कि हाइट भी 10% बढ़ा दी हमने, और जो अवलोकन बिंदु A है उसको भी 10% आगे बढ़ा दिया, वो डिस्टेंस भी हमने अवलोकन बिंदु का भी टावर के शीर्ष टावर के जो B पॉइंट जो है उसका, जहाँ टावर खड़ा है सिचुएटेड पॉइंट जो है उसका, उससे उसकी 10% दूरी भी बढ़ा दी। तो आफ्टर इंक्रीजिंग 10% हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ये देखिए यहाँ से हमने हाइट 10% बढ़ा दी। हाइट 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अगर h पहले हाइट मानी थी हमने तो h का 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास कितना आ गया, 0.1h। ये इतनी जो हाइट हमने इंक्रीज कर दी और इतना ही हमने जो नीचे डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा 0.1x। अब हमने इसमें पॉइंट E जो है अब दूसरा बिंदु हो गया हमारा 10% डिस्टेंस बढ़ाने के बाद। तो जब E से ऊपर की तरफ टावर पे देखेंगे तो θ2 एंगल बनेगा। तो टेंजेंट θ2 किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो परपेंडिकुलर यानी कि हाइट है टावर की वो पूरी बनेगी, h प्लस जो हमने इंक्रीज करी 0.1h, जो नीचे डिस्टेंस है वो भी पूरा बनेगा। ठीक है, x प्लस 0.1x। ठीक है, तो यहाँ से आपने h ऊपर कॉमन ले लिया, नीचे x कॉमन ले लेंगे,
तो जो 1 प्लस 0.1 ऊपर बनेगा, 1 प्लस 0.1 नीचे, इसको हम कट कर देंगे, सेम सेम है ये। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा 2 की वैल्यू भी क्या बन गई, h बटा में x। यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टेंजेंट इनवर्स h बटा में x। अब देखिए टेंजेंट थीटा 1 हमारे पास आया था टेंजेंट इनवर्स h बटा में x, थीटा 2 हमारे पास आया टेंजेंट इनवर्स h बटा में x, यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब अगर हम टावर की हाइट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी दोनों चीजें सेम क्वांटिटी में सेम परसेंटेज से इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई चेंज भी नहीं आएगा, वो एज इट इज उतना ही रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले 300 में 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं से अनियमित रूप से एक संख्या चुनी गई है, तो चयनित संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है। अब पहले देख लेते हैं आप, फर्स्ट 300 जो है 3 डिजिट वाली संख्याएं कौन सी होंगी, 99 होता है, ये 2 डिजिट का है, और फिर 100 आता है 3 डिजिट का पहला। तो 100 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। 100 से शुरू करने के बाद आगे लास्ट कहाँ तक जाएंगे, इन्होंने क्या कहा है 300 वाली सीरीज ही लेनी है सिर्फ, ठीक है। तो लास्ट 399 बनेगा 300 वाली सीरीज का, क्योंकि उसके बाद तो 400 आ जाएगा, तो 400 तो 4 से स्टार्ट हो गया, ये तो हमें लेना नहीं, ठीक है। तो हमारी जो एक सीक्वेंस है वो बन गई 100 से लेकर 101, 102 और इस तरीके से 399 तक, ये हमारी 300 संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, वो नंबर्स लेने हैं जिनकी इकाई डिजिट पे 0 आ रहा है। तो 100 से अगर हम शुरू करते हैं तो इकाई डिजिट पे 0 किसके आएगा, 100 पे आएगा, फिर 110 के, 120 के, 130, 140 इस तरीके से, और लास्ट में 390 पे, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 100, 110, 120, ये एक तरीके से हमारी एक एपी सीरीज बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और आपको पता ही है कि एपी सीरीज में जो हमारी लास्ट टर्म होती है ए एन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। लास्ट टर्म आपकी 390 दी हुई है, ठीक है। तो ए एन की जगह 390 रखेंगे, ए फर्स्ट टर्म हमारी 100 आ जाएगी, प्लस एन माइनस 1, एन हमें निकालना है, डी हमारा डिफरेंस जो है हर सीरीज हर टर्म्स के अंदर 10 का है, तो डी की जगह 10 पुट कर दिया। जब आपने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो अब जिनके इकाई के डिजिट पे 0 आ रहा है वो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई 30, टोटल टर्म्स हमारे पास थी 300। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है 30, जिनके डिजिट फर्स्ट डिजिट इकाई डिजिट पे 0 आना चाहिए, वो हमारा एन कितना आया 30, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 300। तो यहाँ से जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10, ठीक है। यानी कि 300 नंबर में से जो भी हमने डिजिट सिलेक्ट करी उसके इकाई के अंक पर 0 होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए का मान ज्ञात करें। ये 2b माइनस ए बटा में ए का मान निकालना है हमें, ठीक है। अब मान लीजिए हमने b की वैल्यू b ही मान ली और a क्या है 25% कम है, यानी कि a क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ b, 3/4 बन जाएगा ना। देखिए हमने b को b मान लिया, इसने कहा है कि a जो है, a हमारा जो है वो b से 25% कम है, तो b की वैल्यू b है, माइनस b से 25% कम, यानी कि b का 25% निकालना है हमें। तो b का 25% क्या आ गया, b/4। तो जब हम b में से b/4 को घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 3/4 b, ठीक है। तो जो a है वो किसके इक्वल आ गया अब 3/4 b के इक्वल, तो यही हमने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू 3/4 b। अब हमें निकालना क्या था 2b माइनस ए बटा में a की वैल्यू निकालनी है। 2b की जगह b आ जाएगा एज इट इज, a की जगह आप फिल करेंगे 3/4 b, तो ये यहाँ से आ गया 5/4 b।
अब 2b माइनस ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसके बटा में ए की वैल्यू कितनी थी, 3/4b। ये फिर से पुट करेंगे आप, तो ये क्या बन गया, 5/4b बटा में 3/4b। और इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो वृत्त की मूल त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, इसकी रेडियस हमने ले ली r। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने क्या किया, इसकी वृत्त की रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, यानी कि इससे बड़ा सर्कल बन गया और उसकी रेडियस फिर कितनी हो गई, r+1। ठीक है। अब इसने क्या कहा, जब ये 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया तो उसका क्षेत्रफल जो है 22 सेंटीमीटर बढ़ गया। यानी कि जो हमारा ये बड़े वाला ये सर्कल बना, अब इसका और जो ये छोटे वाला सर्कल था, इनके एरिया का डिफरेंस क्या आया है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया ना, यानी कि इन दोनों के एरिया का जो अंतर है वो 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस निकालेंगे हम। वो कैसे निकलेगा, पाई इंटू में r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ठीक है। इसमें से आपने पाई कॉमन ले लिया, ये अंदर क्या रह गया, r+1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से जो है पाई अंदर r+1 होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला खोल दिया, तो यहाँ से इसको जब कंप्लीट आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो हमारा छोटा वृत्त था उसकी रेडियस कितनी थी पहले, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का। इसमें ये कहता है कि एक द्विघात बहुपद हमें दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। इसके शून्य की यानी कि जीरोस के बीच में रिलेशन बताना है कि वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों बराबर होंगे। अब देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर आपने जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x² प्लस 99x प्लस 127, इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, b की वैल्यू आ गई 99, c की वैल्यू आ गई 127। तो जब आप सम ऑफ जीरोस के अंदर पुट करेंगे इसको, यानी कि माइनस b की जगह 99 बटा में a की जगह 1, तो सम ऑफ जीरोस आपका आ गया -99। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c/a पुट करेंगे, c की जगह 127, a की जगह 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपका 127। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका आ गया 127। ठीक है। तो अब यहां से आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, सम ऑफ जीरोस -99 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 27 है। अब आप देखिए लेकिन इस चीज को कि ये दोनों नंबर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपके पास कब हो सकता है, अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, एडिशन होगा लेकिन सिंबल तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों नेगेटिव की तब भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब इसने क्या कहा, सम ऑफ जीरोस इज नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज पॉजिटिव। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों क्या हो, नेगेटिव। ये एक सेकेंड यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए अगर हमने दोनों जीरोस को माइनस माइनस ले लिए, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो एक जगह तो करना है सम ऑफ जीरोस यानी कि इनका जोड़ करना है, दूसरे में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है। अब देखिए अगर माइनस और माइनस को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एडिशन होगा लेकिन सिंबल तो माइनस का ही आएगा। जब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है। तो यानी कि जब दोनों जीरोस को हमने नेगेटिव नेगेटिव लिया तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है कि हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो माइनस में आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है
प्लस में आ जाए। अब क्योंकि हमारा यहाँ सम ऑफ जीरो माइनस में है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस में है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों जीरोस हमारी क्या होंगी, बोथ विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था आज की सुपर 100 के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की लास्ट वीडियो। तो इसी के साथ हमारा जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो आप सभी बच्चे जो है इस इन वीडियोस को ध्यान से देखें, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई रिक्वेस्ट, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप हमें। और इसके साथ ही आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।